हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीएच शाला। तो आज की वीडियो का टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस किया था। अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, वो चैनल पे मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मैंने 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग फुल लेंथ क्वेश्चन आपके लिए रेडी किया है। इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर आपके क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़े से कम मार्क्स के या ऊपर नीचे है तो आप आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या समझते हैं। ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। तो ये एज अ होल एक कीवर्ड आप याद रख सकते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, जैसे एक कंज्यूमर की स्टडी करना, एक कंज्यूमर की डिमांड की स्टडी करना, एक प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन की स्टडी करना। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी इकोनॉमी को एज अ होल लेके चलते हैं। ओके, इट डील्स विद एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब यहाँ पे एग्रीगेट इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी वहां पे तो इंडिविजुअल डिमांड आता था, यानी जब एक इंडिविजुअल एक इंसान की डिमांड की स्टडी की जाए, लेकिन यहाँ पे हम इकोनॉमी में टोटल डिमांड की स्टडी कर रहे हैं तो उस टोटल को हम एग्रीगेट बोलेंगे। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वर्ड यूज करते हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट आउटपुट। इस तरह से इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन सब की स्टडी करते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे हो रही है, दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक। The system of development of modern macroeconomics theory was initiated by John Maynard Keynes in his revolutionary work The General Theory of Employment, Interest and Money. This is very famous book of Keynes, बहुत ज्यादा फेमस है और मैक्रोइकोनॉमिक्स को लाने का क्रेडिट भी जो है केन्स को दिया जाता है। तो केन्स ने जो है क्या किया, शिफ्टेड अटेंशन फ्रॉम इंडिविजुअल मार्केट टू एंटायर इकोनॉमी। सिर्फ इंडिविजुअल पे हम कंसंट्रेट कर रहे थे, उसको हटा के पूरी एंटायर इकोनॉमी पे हमारा कंसंट्रेशन लेकर आए। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज यानी बड़ा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, लार्ज लेवल पे स्टडी करती है, इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करती है। इट स्टडी द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, फोकसिंग ऑन एग्रीगेट सच एज टोटल आउटपुट, टोटल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल पर, प्राइस का डिटर्मिनेशन एक कमोडिटी का कहाँ पे होता है, जहां डिमांड और सप्लाई उसकी बराबर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हम जनरल प्राइस लेवल वर्ड यूज करते हैं जब हम पूरी इकोनॉमी में जो प्राइस चल रहा है उसकी बात करते हैं। इट एम्स टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जैसे कि बिजनेस साइकिल, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। तो इसमें पूरे ग्लोबल लेवल पे, अपने नेशनल लेवल पे हम बात करते हैं। So now you will explain nature of macroeconomics. तो nature of macroeconomics refers to basic characteristics, methodological approach and analytical framework. तो macroeconomics को nature wise explain करने का मतलब है कि उसकी क्या-क्या basic characteristics हैं, ठीक है, क्या-क्या बातें वो बताती है। It's like that. It explains how macroeconomics study economic problems and what type of economic behavior it focus on at the aggregate level. तो मैं एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे macroeconomics जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करती है, किस तरह से उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, कैसे हम इकोनॉमिक बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं पूरे एग्रीगेट लेवल पे, यानी इकोनॉमी एज अ होल लेवल पे। तो नेचर्स को हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे, मैक्रो में एग्रीगेट लेवल पे इकोनॉमी एज अ होल लेके चल रहे हैं, तो पूरे एग्रीगेट वेरिएबल हम इसमें स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी एग्रीगेट सच एज टोटल नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट, इसको हम टोटल की बजाय एग्रीगेट आउटपुट लिखें तो और ज्यादा बेटर होगा। जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, जनरल प्राइस लेवल, जैसा कि मैंने बताया कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो वर्ड यूज होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जब हम प्राइस लेवल की इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर और फर्म बिहेवियर, इट कंसंट्रेट ऑन कलेक्टिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को टारगेट करता है, ना कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या फर्म की। दिस ब्रॉड अप्रोच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज। तो पूरी इकोनॉमी के ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज पता चल जाएंगे जब हम पूरी लार्ज लेवल पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जब मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर करवाया था तो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और तभी मैंने बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, बाकी जो और वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट मानकर। ओके, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, सारे ही फैक्टर्स वेरिएबल हैं, कुछ कांस्टेंट अज्यूम नहीं किया जाता। यानी जो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, स्टैटिस्टिक्स वेरिएबल्स की अजम्पशंस है जो माइक्रो में ली जाती है वो यहाँ पे नहीं ली जाती। दैट्स व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम एनालाइज करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स अडॉप्ट अ जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क वेयर ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर स्टडीड साइमल्टेनियसली, यानी सारे सेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया जाएगा। इट एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बताती है कि जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाती है वहां पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट रेट का डिटर्मिनेशन होता है। Thus, it study interdependence among various macroeconomic variables. तो इस तरह से ये हमें बताती है कि किस तरह से macroeconomic variables जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। They are interdependent, यानी जो macroeconomic variables है वो independent ना होके बल्कि interdependent होते हैं। Next point है income and employment oriented. A central feature of macroeconomics is the determination of national income.
एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर है नेशनल इनकम के, कैसे हम नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट का डिटरमिनेशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। इट एक्सप्लेन हाउ इफेक्टिव डिमांड, इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड कंजम्पशन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो जैसे कि एम्प्लॉयमेंट है उसमें बहुत सारी चीजें अफेक्ट डालती हैं, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि कैसे इफेक्टिव डिमांड, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, कंजम्पशन ये सब लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड का मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं कि नॉर्मल डिमांड का क्या मतलब है कि आप अगर कोई भी चीज, कोई भी कमोडिटी खरीदना चाहते हैं तो आप उसको खरीदने के विलिंग भी हैं, प्लस आपके पास उसको पे करने के लिए, खरीदने के लिए सफिशिएंट मनी भी है। ओके, तो यही अफेक्टिव डिमांड है। अफेक्टिव डिमांड का मतलब ये कि सिर्फ ये नहीं है कि आपकी मान लीजिए एक टीवी खरीदने की इच्छा है तो उस टीवी खरीदने की इच्छा को आप अफेक्टिव डिमांड नहीं कह सकते। अफेक्टिव डिमांड तब होगी जब आपके पास टीवी खरीदने की इच्छा के साथ साथ उसे खरीदने के लिए सफिशिएंट मनी भी है और आप मार्केट में जाके उसको खरीद सकते हैं। दैट इज द अफेक्टिव डिमांड। अब जितनी अफेक्टिव डिमांड होगी, लोग डिमांड करेंगे, उतना ही इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसी तरह से सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन भी एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। जितना ज्यादा लोग कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा कंजम्पशन इकोनॉमी में होगा, उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा लोगों को उतना ही काम मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हेंस अनएम्प्लॉयमेंट बिकम्स अ कोर मैक्रो इकोनॉमिक इशू। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को भी स्टडी किया जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज डायनामिक एंड ग्रोथ बेस्ड नेचर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डायनामिक है क्योंकि इकोनॉमी में सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस चेंज होती रहती हैं, नई नई कंडीशंस आती हैं, तो इसी वजह से जो हमारा सब्जेक्ट है वो डायनामिक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डायनामिक बिकॉज इट स्टडी इकोनॉमिक चेंज ओवर टाइम। टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है। It analyze long run economic growth, capital formation, technical progress and structural transformation. तो इसमें हम कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ का कंसेप्ट पढ़ते हैं। दिस इज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। कैपिटल फॉर्मेशन भी लॉन्ग रन में होता है। टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एकदम में नहीं होता है, एक लंबे टाइम में जो है वो टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, एज यू नो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का पहले इंडिया की नेशनल इनकम या जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, लेकिन समय के साथ साथ जो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम हुआ है, जिसकी वजह से जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है और सर्विस सेक्टर का बढ़ा है। यानी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम होना और सर्विस सेक्टर का बढ़ना, इसे ही कहते हैं स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ट्रांसफॉर्म हो गया, पहले प्राइमरी सेक्टर का ज्यादा रोल था, अब सर्विस सेक्टर से हमें ज्यादा जीडीपी या नेशनल इनकम मिल रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। देयरफॉर इट इज नॉट लिमिटेड टू स्टैटिक इक्विलिब्रियम बट इंक्लूड्स डेवलपमेंट एस्पेक्ट। यानी ये नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक हो गया है, बल्कि पूरे ग्रोथ हो या डेवलपमेंट को स्टडी करता है। Policy oriented discipline. Macroeconomics provide the theoretical foundation for government policies such as fiscal and monetary policy. तो macroeconomics में हम fiscal और monetary policy को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, किस तरह से इकोनॉमी की अलग अलग कंडीशन में गवर्नमेंट इन दोनों पॉलिसीज को यूज करके सिचुएशन से ओवरकम करती है। सारे रिलेशन हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इट गाइड पॉलिसी मेकर इन कंट्रोल इन्फ्लेशन, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। ये पॉलिसीज जो हैं ये गाइड करती हैं पॉलिसी मेकर को कि कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, इन सबको कंट्रोल करके रखना है। हेंस इट इज हाईली प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड इन नेचर। जो थ्योरी हम पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, वो सच में प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। तो इट इज द अप्लाइड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन शॉर्ट रन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी सच एज बिजनेस साइकिल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे बिजनेस साइकिल, आपको पता है बिजनेस साइकिल क्या होता है कि शुरू में बहुत बूम होता है, उसके बाद रिसेशन शुरू होता है, देन इसमें हम डिप्रेशन पे आते हैं और देन रिकवरी शुरू होती है। तो दिस इज अ बिजनेस साइकिल। इकोनॉमी इन 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है, जिसे इकोनॉमिक्स में बिजनेस साइकिल कहा जाता है। इट स्टडीज फेसेस लाइक बूम, रिसेशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी, जो मैंने आपको भी बताया। यहाँ पे जो होता है वो बूम होता है, यहाँ पे रिसेशन होता है, देन डिप्रेशन और फिर रिकवरी स्टार्ट होती है। एंड सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स टू रिस्टोर स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सब सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए हम इसके सजेस्टिव या करेक्टिव मेजर्स भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। स्कोप से क्या मतलब होता है? स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स रेफर्स टू द रेंज ऑफ सब्जेक्ट एरिया एंड प्रॉब्लम कवर्ड अंडर मैक्रोइकोनॉमिक एनालिसिस। यानी स्कोप के अंदर हम ये लिखते हैं कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है जिसको इसमें स्टडी किया जाता है। डिफाइंस द एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज विद इन मैक्रोइकोनॉमिक्स ऑपरेट। स्कोप ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम का इसमें कंप्लीट चैप्टर होता है। मैक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी द मेजरमेंट, डिटरमिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इट एक्सप्लेन कंसेप्ट्स सच एज जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड पर कैपिटल इनकम। नेशनल इनकम एनालाइज हेल्प इन कंपेयरिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस कंट्रीज एंड ओवर टाइम। तो नेशनल इनकम के डिटरमिनेशन से हम हमारी नेशनल इनकम का कंपैरिजन जो है वो अदर कंट्रीज के साथ इजीली कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट एक्सप्लेन द कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें हम पूरे टाइप्स पढ़ते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के और क्या कॉजेज हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पूरा टॉपिक पढ़ते हैं। द रोल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल इज अ की फोकस एरिया। उसमें हम ये रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एम्प्लॉयमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड यानी सभी पीपल्स की डिमांड बढ़ेगी
तो डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो दिस इज द की फोकस एरिया ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। दिस थ्योरी बिकेम प्रोमिनेंट आफ्टर केन्स कंट्रीब्यूशन। और जब से केन्स ने इस थ्योरी पे काम किया है, अपना आइडिया दिया है, तब से इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। नेक्स्ट वी हैव थ्योरी ऑफ मनी एंड बैंकिंग। इसमें हम सारे पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक की क्या फंक्शन है, कमर्शियल बैंक्स के क्या फंक्शन है, हाउ कमर्शियल बैंक्स एंड सेंट्रल बैंक्स डिफरेंट विद ईच अदर। मैक्रोइकोनॉमिक्स एग्जामिन द सप्लाई ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स। तो इसमें जब हम बैंक वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरा टॉपिक पढ़ते हैं कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन जो है वो बैंक्स करते हैं। इट ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन रेगुलेटिंग मनी सप्लाई एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो सेंट्रल बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करके इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी पोजीशंस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। और कंट्री में जो मनी की सप्लाई है उसको रेगुलेट करना है, कब ज्यादा करनी है, कब कम करनी है, वो इकोनॉमिक सिचुएशंस को देख के डिसीजन लेता है। Thus, monetary stability forms an essential part of macroeconomic analysis. तो monetary stability जो है वो बहुत essential part है। Next is theory of inflation and deflation. It studies the causes and consequences of rising and falling price. Continuously rising in general price level is known as inflation, and falling the price level is known as deflation. So macroeconomics dash policy measures such as fiscal tightening or monetary control to stabilize prices. Price stability is essential for sustainable growth. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये सब हमें प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करते हैं। फिस्कल टाइटनिंग का क्या मतलब है? फिस्कल टाइटनिंग का मतलब है एक तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करना। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट क्या करती है, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो कम कर देती है और टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देती है, यानी टैक्स ज्यादा लगाती है और जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो कम करती है। जब गवर्नमेंट कम खर्च करती है तो लोगों के पास जो है वो पैसा कम होता है, ओके, वो डिमांड कम कर पाते हैं, और जब डिमांड कम करते हैं तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाते हैं और इन्फ्लेशन जैसी पोजीशन से हम ओवरकम कर सकते हैं। इसलिए फिस्कल टाइटनिंग या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इन्फ्लेशन के दौरान अपनाई जाती है ताकि प्राइसेस को कम करके एक स्टेबिलिटी लाई जा सके। तो ये पूरा एक बहुत अच्छा रिलेशन है जो हम मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में पढ़ते हैं। पूरा तो यहाँ एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, बट मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। मैक्रोइकोनॉमिक्स एनालाइज लॉन्ग रन ग्रोथ ट्रेंड्स थ्रू कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मैक्रोइकोनॉमिक्स जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रेंड्स, जैसे कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो रहा है, कंट्री ने टेक्निकल प्रोग्रेस कितनी कर ली है, और पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में। ओके, अगर हमारे पास जो डिपेंडेंस पॉपुलेशन है यानी बच्चे और बूढ़े अगर वो बढ़ रहे हैं तो फिर वो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट इज गुड फॉर आवर कंट्री। ग्रोथ मॉडल्स एक्सप्लेन हाउ इकोनॉमीज इंक्रीज देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ओवर टाइम। तो इसके लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने ग्रोथ मॉडल्स दिए हैं जिसमें वो सजेशंस देते हैं कि कैसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। इसमें पूरा चैप्टर हम पढ़ते हैं। बिजनेस साइकिल इट स्टडीज साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन फेजेस। तो इसमें एक्सपेंशन बूम वाला फेजेस होता है, देन कॉन्ट्रैक्शन यानी रिसेशन डिप्रेशन वाले फेजेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल हेल्प गवर्नमेंट डिजाइन काउंटर साइकिल पॉलिसी। अब ये काउंटर साइकिल पॉलिसीज जो है वही पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट रिसेशन या डिप्रेशन जैसी कंडीशंस को देख के अडॉप्ट करती है। ओके, मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। मॉनेटरी पॉलिसी डियर होती है, चीप होती है, इस तरह से फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। तो कौन सी पॉलिसी अपनाने से किस सिचुएशन से ओवरकम किया जा सकता है, ये पूरा रिलेशन है। तो इसके लिए स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आपको ये पूरा रिलेशन अच्छे से समझ आ सके। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि काउंटर साइकिल पॉलिसीज ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट रिसेशन या डिप्रेशन के हालातों को देख के अपनाती हैं, उसके अकॉर्डिंग यूज करती है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी का। नेक्स्ट इज पब्लिक फाइनेंस। मैक्रोइकोनॉमिक्स कवर गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट। ये सारे मैक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं। ओके, बजट का हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं जिसमें हम टैक्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर के टाइप सब कुछ पढ़ते हैं। इट एनालाइज हाउ बजटरी पॉलिसी अफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो गवर्नमेंट की जो बजटरी पॉलिसी होती है वो हमारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करती है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट स्टडी फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज रेट का और बैलेंस ऑफ पेमेंट के पूरे चैप्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर स्टेबिलिटी इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल मैक्रोइकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। तो एक्सटर्नल सेक्टर यानी फॉरेन सेक्टर, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत जरूरी होती है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको जरूर लिखना चाहिए। Conclusion: the nature of macroeconomics explain its aggregate, dynamic and policy-oriented character, while its scope defines the wider range of economic areas it study, from national income to इंटरनेशनल ट्रेड। यानी अपने देश के इनकम से लेके अपने देश के प्रोडक्शन से लेके बाहर तक के ट्रेड सबकी स्टडी, ओवरऑल स्टडी मैक्रोइकोनॉमिक्स में की जाती है। टुगेदर दे मेक अ मैक्रोइकोनॉमिक एज एसेंशियल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। तो इस तरह से जो मैक्रोइकोनॉमिक्स है एक एसेंशियल टूल बन जाता है अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट इन सबको स्टडी करने के लिए। कंक्लूजन छोटा ही लिखना चाहिए, 3 से 4 लाइन में, तो ये इतना सफिशिएंट आई थिंक। ओके, ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बट नॉट इंपॉर्टेंट। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल एसटीएच चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ नाइस डे।